बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और प्री कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली एंड इनएफिशिएंसी रिलेटेड टू मोनोपोली। एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली में नंबर 1 एडवांटेज ये है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। मोनोपोली में जो प्राइसेस रहती हैं वो रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर होने की वजह से जो मोनोपोली है उसमें रिलेटिवली प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। जबकि हमने ये देखा कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, कंपैटिटिव मार्केट होती है, यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उस परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है प्राइस सेम रहती है। ठीक है, अगर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहती है तो नॉर्मली ये लगता है प्राइस सेम रहने की वजह से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम, तो नॉर्मली लगता है कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस स्टेबल रहेंगी क्योंकि प्राइस सेम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन कंपैरेटिव मार्केट होती है ये प्राइस टेकर होती है। क्या होते हैं? प्राइस टेकर होते हैं। अगर ये प्राइस टेकर हैं तो इसका मतलब इट्स फॉलोस मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट की प्राइस को और क्या करते हैं? फॉलो मार्केट प्राइस। तो जब मार्केट की प्राइस फॉर एग्जांपल डे 1 है तो डे 1 में एक प्रोडक्ट 100 की थी, डे 2 में वही प्रोडक्ट 102 की होगी, डे 3 में वही प्रोडक्ट 105 की होगी, डे 4 में फिर वही प्रोडक्ट 103 की होगी। अब देखिए हर दिन प्राइस चेंज होगी मार्केट की, तो हर दिन परफेक्ट कंपटीशन की भी प्राइस चेंज होगी क्योंकि परफेक्ट कंपैटिटिव मार्केट फॉलोज द मार्केट प्राइस। तो इसके कंपैरिजन अगर हम मोनोपोली को देखें तो मोनोपोली में प्राइसेस नॉर्मली स्टेबल रहेंगी। वो रीजन ये है क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है ये प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्ट क्या है? ये प्राइस मेकर है। अगर ये प्राइस मेकर है तो अपनी प्राइस खुद सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोपोली ने एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 सेट की, जब तक मोनोपोलिस्ट नहीं चाहेगा ये 100 वाली प्राइस चेंज नहीं हो सकती। बेशक 1 वीक गुजर जाए, बेशक 1 मंथ गुजर जाए। तो इस वजह से कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। मोनोपोली में प्राइसेस स्टेबल रहती हैं क्योंकि जब तक मोनोपोलिस्ट नहीं चाहेगा तब तक कोई इसकी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि वो मार्केट की प्राइस को फॉलो करता है, जैसे जैसे मार्केट की प्राइस बदलती रहेगी परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस बदलती रहती है। सेकंड, बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल से बेनिफिट होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल से बेनिफिट इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल कि हमने कहा क्योंकि मोनोपोली सिंगल सेलर है ना, और उसने जो मोनोपोली सिंगल सेलर होने की वजह से क्योंकि इसने पूरी मार्केट को कवर करना होता है, तो जो मोनोपोलिस्ट है ये लार्ज प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो लार्ज प्रोडक्शन करने की वजह से इसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि जब बल्क में प्रोडक्शन करेगा तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे जिनसे ये कॉस्ट सेव कर सकता है, और ऑब्वियस बात है फिक्स कॉस्ट तो सेव कर ही सकता है। ठीक, और ये जो बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल से अकर करेगा ये नॉर्मली जी लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन होगी उससे ऑब्वियस बात है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होगी। लेकिन ये जो बात एसोसिएटेड है ये सिर्फ हम नेचुरल मोनोपोलिस्ट के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के मोनोपोलिस्ट। ठीक है, क्योंकि नेचुरल मोनोपोलीज ऐसी मोनोपोली होती है जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की किसी में मोनोपोली की बात करें, मोबाइल फ़ोन की मोनोपोली की बात करें, तो मोनोपोली चंद महीने शायद रह सकती है, एक आधे साल तक रह सकती है, फ़ौरन उसका सब्स्टिट्यूट आना शुरू हो जाएगा, कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। तो नेचुरल मोनोपोली में उसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक रहता है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट आना मुश्किल होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पहले भी की थी कि जो वापडा है उसको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा, तो ये बेनिफिट उठा सकता है। थर्ड वन, डोमिनेंट डोमेस्टिक अलाउ फॉर इंटरनेशनल कंपैटिटिवनेस। तो हम कहेंगे अ फर्म कैन देन ऑपरेट इंटरनेशनली एट मच मोर कंपैटिटिव रेट। इसका मतलब अगर एक मोनोपोलिस्ट है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में उसकी मोनोपोली है,
तो वो इजीली बाहर के मुल्क जाकर क्या कर सकता है, अपनी मोनोपोली को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, यानी कि कंपटीशन क्रिएट कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब मोनोपोली सेंटर होगा तो ऑब्वियस बात है अब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। तो दैट्स व्हाई जो मोनोपोलिस होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या आ जाएगा, एक कंपटीशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक कंपटीशन में आ जाएगा। जब वो कंपटीशन में आ जाएगा तो ऑब्वियस उस कंपटीशन से वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखेगा, जिससे उसके बिजनेस को ग्रो करने में और बिजनेस को फर्दर इंप्रूव करने में हेल्प होगी। फोर्थ वन इज एबल टू टेक लॉन्ग टर्म अप्रोच। जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ आता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये 1-2 सालों के लिए ये 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर प्लान के साथ वो आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म जब प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियस बात है उससे फ़ायदे उसको ज़्यादा होंगे रादर देन शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अगर वो प्रोजेक्ट कर भी लेगा तो शॉर्ट टर्म का अगर उसका प्लान होगा तो उस तरीके से कॉस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, और वो ये देख रहा होगा ठीक है यार बिजनेस चला तो ठीक है, नहीं चला तो मैं किसी और बिजनेस के ऊपर शिफ्ट करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ हम फुल प्लानिंग के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ वन है अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है जो मोनोपोलिस्ट होगा वह सिंगल सेलर होगा, तो सिंगल सेलर होने से जितना भी प्रॉफिट होगा वो ओवरऑल मोनोपोलिस्ट का ही होगा, इसलिए वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। 6 सोर्स ऑफ इसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज। ये जो मोनोपोलिस्ट है उसका फ़ायदा ये होगा, उसका एक फ़ायदा ये है, जितनी भी मोनोपोली होगी नॉर्मली वो नेचुरल मोनोपोली रहेगी, और नेचुरल मोनोपोली नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर्स में होगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में मोनोपोली का मतलब है कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ होंगी, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो भी गैस है और वाटर है, तो इनके जितने भी इदारे होंगे नॉर्मली वो गवर्नमेंट ओन्ड होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट की उनकी मोनोपोली रहेगी ताकि हम पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सकें और वेल बीइंग के लिए काम करें, ठीक है, लोगों की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि अगर ये इदारे प्राइवेट हाथों में चले गए तो प्राइवेट पार्टीज का तो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो तो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, वो तो प्रॉफिट को देखकर सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो मोनोपोली रहेगी ये पब्लिक यूटिलिटीज में रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, खैर इलेक्ट्रिसिटी में पाकिस्तान में तो पब्लिक यूटिलिटी उस तरीके से गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी में हमें देखना होता है कि देख रहे हैं आजकल कि हमारे आए दिन रेट इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फुली ओन्ड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास जैसे कि लेस्को है, कैपको है, लाहौर इलेक्ट्रिक है या के इलेक्ट्रिक है, तो ये सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और ये कह लें कि ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है इनमें। तो दैट्स वाई के इलेक्ट्रिक के रेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैस और गैस के जितने भी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे के सारे मामलात एग्रीमेंट्स हैं, और वाटर के भी सारे के सारे वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो दैट्स वाई गैस और वाटर में हम इतना रेट्स की फ्लक्चुएशन नहीं देखते जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो देख लेते हैं। स्टेट कंट्रोल मोनोपोलीज हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग गुड दैट आर एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटीज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें, बसेस को रहने देते हैं, हम रेलवे की बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो अब जो रेलवे है इसकी मोनोपोली है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें अगर करना चाहें तो मेट्रो कर सकते हैं। अब मेट्रो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड की जा रही है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स की नहीं ना बात करें, अगर हम डैम्स की बात कर लें, ठीक है, और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, कुछ डैम्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ओन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये पब्लिक यूटिलिटीज़ की जो मोनोपोली होती है ये हमेशा वेलफेयर और वेल बीइंग के लिए होती है। तो ऐसी जो मोनोपोली है, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ में मोनोपोली है, तो वो एडवांटेजेस रहती हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि प्राइवेट पार्टीज नॉर्मली में होते नहीं है, तो दैट वे प्राइवेट पार्टीज प्राइस ज़्यादा करके प्रॉफिट्स अर्न नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल उनके ऊपर होता है। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे मोनोपोली के। कुछ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज देख लें मोनोपोली के। नंबर 1, प्राइसेस इज हायर देन इन कंपेटिटिव मार्केट। अगर हम कंपेटिटिव मार्केट को देखें
तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की बात करें या हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट की बात करें तो नॉर्मली इन मार्केट में प्राइस जो है वो कम रहती है और मोनोपोली में प्राइसेस हाई रहती है, क्योंकि मोनोपोली आपको पता है जब चाहे प्राइस बढ़ा देता है। सेकंड ये है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज कंज्यूमर बाय गुड एट हायर प्राइस ड्यू टू लेस चॉइस। अब कंज्यूमर के पास चॉइस होती नहीं है, इसलिए मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस चार्ज करता है। जब हायर प्राइस चार्ज करता है तो कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है, यानी कि कंज्यूमर जो करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, तो प्रोडक्ट से इतना फ़ायदा नहीं आता जितनी वो प्राइस पे करते हैं, तो दैट्स वाई कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान हो जाता है, यानी कि कंज्यूमर को हायर प्राइस पर चीज़ खरीदने से फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। थर्ड वन देते हैं रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन बाय प्लेसिंग बैरियर। मोनोपोलिस्ट करता क्या, बैरियर लगाकर कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जब बैरियर लगाकर कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा कंप्रोमाइज रहेंगी, ना क्वालिटी इंप्रूव करेगा मोनोपोलिस्ट, ना प्राइसेस कम करेगा, क्योंकि वो बैरियर लगाकर मार्केट में कंपटीशन आने ही नहीं दे रहा। अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो मोनोपोलिस्ट खुद भी इंसान बन जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना शुरू कर देगा और प्राइसेस को भी रीजनेबल रखेगा। फोर्थ वन लेस रिसेप्टिव टुवर्ड इनोवेशन एज दे आर ऑलरेडी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है तो कहता है ठीक है मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट पर, जैसी प्रोडक्ट है बस मैं इसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचूंगा, और कस्टमर के पास कोई चॉइस भी नहीं है, वो अदर प्रोडक्ट पर शिफ्ट भी नहीं हो सकते, तो वो बाउंड है खरीदने के लिए, तो ठीक है जैसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट है या लेस इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ज़्यादा डिवेल्प प्रोडक्ट नहीं है, तो बस हम यही बेचेंगे उनको। फिफ्थ वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे भी हम पीछे पढ़ कर रहे हैं मोनोपोली जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वो सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस कस्टमर से चार्ज करता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स वन देखते हैं प्रोवाइड इंफीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है तो बस जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट है मोनोपोलिस्ट कहता है ये खरीदो वरना यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो लोग ठीक है अदर प्रोडक्ट होने की वजह से, उनकी एब्सेंस की होने की वजह से, तो लोग फिर यही लो क्वालिटी प्रोडक्ट मोनोपोली से खरीद लेते हैं, ठीक है। Seventh one is large scale diseconomy occur usually during the organizational expansion. A monopolist firm may become inefficient because it is harder to coordinate and communicate at big scale. जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको बताया, जैसे जैसे मोनोपोलिस्ट का बिजनेस स्केल इंक्रीज करेगा, तो बिजनेस स्केल इंक्रीज करने से ऑब्वियस बात है शुरू में तो इकोनॉमी ऑफ स्केल पर होगा, लेकिन आस्ता आस्ता शुरू में जब तक उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगी तो वो तो इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय करेगा, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस स्केल इंक्रीज करता रहेगा तो उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल के फेज में आ जाएगा। और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल के फेज में कैसे आएगा, इसके लिए पीछे हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो वो लेक्चर आप ले लीजिएगा। तो जैसे जैसे बिजनेस स्केल एक्सपेंड करता रहा, बिजनेस ग्रो करता रहा, तो मोनोपोलिस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इसके अलावा बहुत सारी इनएफिशिएंसीज अराइज होगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर चला जाएगा, जो के लिए मोनोपोलिस्ट के लिए डिसएडवांटेज वाली बात है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है नहीं, तो इनको बस कंसेप्ट माइंड में रख लीजिएगा, बाकी जो जितने भी अंदर इंग्लिश लिखी हुई है तो इस इंग्लिश को रट्टा लगाने की और इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने एक कंसेप्ट लेना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, ठीक है। अच्छा जी मोनोपोली से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद ओलिगोपोली की मार्केट शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि मोनोपोली जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है डिस इकोनॉमी स्केल में जब जाता है, तो वैसे भी हमने पहले पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिसएडवांटेज में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एफिशिएंट होता है देन मोनोपोली ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। तो मोनोपोली किस किस तरह से इनएफिशिएंट होता है, लेट डिस्कस। नंबर वन टेक्निकल इनएफिशिएंसी। ये टेक्निकल इनएफिशिएंसी क्या है, याद रखिएगा टेक्निकल इनएफिशिएंसी का मतलब है कि हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल नहीं करते।
यानी कि मोनोपोलिस्ट को इससे कोई सरोकार नहीं कि मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं। वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, अगर मेरा इनपुट फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मेरे पास एक नॉर्मल ऑप्शन मौजूद है कि मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल इनएफिशिएंसी है कि वो मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल नहीं करता। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल के तौर पर कहता है फर्म हायरिंग टू मैनी एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस आउटपुट यूजिंग आउटडेटेड कैपिटल। हम आउटडेटेड मशीनरी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करें, दैट्स वाई हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी भी नहीं हो रही, ज़्यादा भी नहीं हो रही। और हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय मुफ्त के क्या कर दिए हैं, हायर कर लिए हमें चीज़ें बनाने के लिए, हालांकि इतनी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है, अगर हमें एक प्लांट को रन करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, हमने मुफ्त में 9-10 लोग हायर किए होते हैं। तो ऑब्वियस बात है जब 5 लोगों का काम है और हम 9-10 लोग हायर करेंगे तो ये 4-5 जो एक्स्ट्रा लेबर हायर किए तो इनकी एक्स्ट्रा सैलरी जाएगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स वाई अगर मोनोपोली इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करता, हम कहते हैं ये टेक्निकल इनएफिशिएंट है। सेकंड वन है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी क्या है? प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी का मतलब है ये जो मोनोपोलिस्ट है ये लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता। कहता कोई मसला नहीं है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, आने दें, हम प्राइसेस बढ़ा लेंगे। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी अकर व्हेन अ फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट दिस लोएस्ट एवरेज कॉस्ट। अगर मोनोपोलिस्ट लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता तो हम कहेंगे ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है। तो याद रखिएगा, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी का ताल्लुक लोएस्ट कॉस्ट से है, टेक्निकल इनएफिशिएंसी का ताल्लुक मिनिमम इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करने से। ये बात है, प्रोडक्टिव का ताल्लुक कॉस्ट से, टेक्निकल का ताल्लुक इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट करने से। और जैसे कि डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में देखें कि मोनोपोलिस्ट अगर Q1 ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट C1 आएगी, यानी कि Q1 चीजें बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो मोनोपोलिस्ट को चाहिए वो Q1 चीजें बनाए और कॉस्ट उसकी C1 आएगी। क्योंकि मोनोपोलिस्ट से ज्यादा है, मोनोपोलिस्ट से ज्यादा होने की वजह से किसी को सुनता नहीं है। मोनोपोलिस्ट कहता है मैंने Q1 प्रोडक्शन नहीं करनी, बस मैं Q2 चीजें बनाऊंगा। और वो कम चीजें क्यों बना रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट में शॉर्टेज रहे, मेरे लिए प्राइसेस बढ़ाना आसान हो जाए। और अगर वो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेगा तो देखें कॉस्ट ज्यादा आएगी, C2 पर कॉस्ट आ रही होती है। हालांकि मोनोपोलिस्ट थोड़ी सी हिम्मत करे तो वो इस कॉस्ट के ऊपर, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, पर क्योंकि मोनोपोलिस्ट प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है वो इस हायर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा होता है। थर्ड वन इज एक्स इनएफिशिएंसी। एक्स इनएफिशिएंसी है क्या? एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब, एक्स इनएफिशिएंसी रिलेटिवली थोड़ा सा प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी से मिलती जुलती है। X inefficiency occur when a firm is not producing at its lowest possible cost, lowest possible cost। और जबकि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ये है कि फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट्स लोएस्ट एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करती और यहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करती। यानी कि इसका मतलब ये है, एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब ये है मोनोपोलिस्ट बहुत आराम सुकून से इस C1 के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि इस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है। मोनोपोलिस्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है, उसके अंदर इतनी ताकत है, हिम्मत है, लेकिन वो फिर भी अपनी ये कह लें नालायकी की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ये हायर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो हम कहेंगे ये एक्स इनएफिशिएंट है। तो इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले समझ लेते हैं एक्स इनएफिशिएंसी समझने के लिए तो ये समझ लें कि एक्स एफिशिएंसी क्या है। एक्स एफिशिएंसी क्या है? एक्स एफिशिएंसी समझने के लिए फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। तो टेस्ट हुआ, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे, टेस्ट 1 हुआ। अब जब टेस्ट 1 हुआ तो स्टूडेंट ए के 90% मार्क्स आए और स्टूडेंट बी के जो है वो 60% मार्क्स आए। अब जब स्टूडेंट बी के 60% मार्क्स आए ना तो स्टूडेंट बी बेचारा परेशान हो गया।
कि भाई ये क्या हुआ, मेरे मार्क्स कम आ गए। तो स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए से पूछा, भाई तुम्हारे ये 90% मार्क्स कैसे आ गए, तुमने बताया ऐसा क्या किया कि तुम्हारे 90% मार्क्स आ गए। तो स्टूडेंट ए ने कहा, भाई जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी सर ने कुछ पहले दिन मेन बातें की थी, वो सारी मेन बातें मैंने याद रख ली। तो बी ने कहा, यार वो बातें क्या थी। तो ए ने कहा, भाई नंबर वन में सर ने कहा था कि अगर आप लोगों ने पेपर पास करना है तो आपको डेली बेसिस पर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टडी ऑन डेली बेसिस, तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, स्टडी ऑन डेली बेसिस। तो ए ने कहा, यार मैं डेली बेसिस पर स्टडी करता था। बी ने कहा, यार ये मैं भी करता था। तो ए ने कहा, यार सेकंड बार सर ने ये कहा था कि आपने रेगुलर रहना है, आपने रेगुलर रहना है, आपने छुट्टियां नहीं करनी, आपने क्लासेस ऑफ नहीं करनी। तो बी ने कहा, यार मैं भी रेगुलर था, तो फिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे ज्यादा आ जाए। तो फिर ए ने अगली बात कही कि सर ने कहा था कि जैसे ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, उस चैप्टर एंड होने के साथ साथ अपने चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो क्या करने हैं, साथ साथ करने हैं। तो बी ने कहा, यार ये मैं भी करता था। तो फिर क्या मसला आया, उसने कहा सर ने एक और बात कही थी कि क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी जल्दी आप लोगों को भूल जाएगी, जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे पीछे से आपको ऐसा लगेगा हमें कुछ कुछ आता ही नहीं है। तो सर ने हमें ये कहा था कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, आपने डेली बेसिस पर 15 टू 20 मिनट आपने रिवीजन करनी है ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत रहें। ए ने कहा था, मैंने सर की बात मानी, मैं डेली बेसिस पर जो आज का सबक हुआ करता था वो तो याद करता ही करता था, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में रिवीजन भी करता था। बी ने कहा, ओहो ये वो एरिया है जहां पर मैंने लैग किया, मैंने डेली बेसिस पर रिवीजन नहीं की। तो बी ने कहा, आज के बाद मैं भी डेली बेसिस पर रिवीजन करूंगा ताकि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे रहें। तो बिल्कुल बी ने ऐसा ही किया, उसने रिवीजन करना शुरू हुई। तो हमारा टेस्ट 1 हो चुका। फिर जैसे ही टेस्ट नंबर 2 आया तो ए की भी तकरीबन 90% के करीब थे और बी भी तकरीबन 90% के करीब आ चुका था। दिस इज कॉल्ड एक्स एफिशिएंसी। ठीक है, अब एक्स इनएफिशिएंसी क्या है? फिर एक्स इनएफिशिएंसी यही है, अब वही दो दोस्त हैं। ठीक है, अब इनका सिनेरियो बदल गया, ए के 90% मार्क्स आए और बी के 60% मार्क्स आए। क्योंकि ए और बी दोनों आपस में दोस्त हैं, तो ए बेचारा फिक्रमंद हो गया बी के बारे में। उसने कहा, बी भाई देखो मेरे 90% मार्क्स आए हैं और तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे 60% मार्क्स आए ना। चलें कर ले, फॉर एग्जाम्पल 65% कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं। 65% मार्क्स आए हैं, तो 65% मार्क्स आए हैं, चलिए 65% मार्क्स आए। तो ए ने बी का, भाई थोड़ा सा पढ़ लिया कर क्योंकि पेपर पास करना है, और थोड़ा सा फिक्रमंद हो जो, मैं तुम्हें प्लान भी बता देता हूँ, जो मैं करता हूँ तुम भी वही कर लो, तुम्हारे भी 90% करीब आ जाएंगे। तो बी ने कहा, भाई देख सुन भाई, ये वाले भाई सुनो जरा, लिसन टू मी, कि मैं सिर्फ दुनिया में पढ़ाई करने नहीं आया, मेरे इसके अलावा भी और बहुत काम होते हैं, और मैंने बड़े याशी प्रोग्राम करने होते हैं, मैंने इतनी चीज़ें पाली होती है, मैंने यूट्यूब का पाल रखा हुआ है, और मैंने इंस्टाग्राम को पाल रखा हुआ है, मैंने व्हाट्सएप को इतना पाला हुआ है। व्हाट्सएप को तो मेरा इतनी सगी औलाद है, इतनी प्यारी औलाद है, मैं तो हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप को जब तक देखूँ ना तो मेरे तो दिल को सुकून ही नहीं आ रहा होता, तो मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा होता जब तक मैं व्हाट्सएप को ना देखूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने सीजन पाले हुए हैं, मैंने वीडियोस पाली हुई हैं, और मैंने मूवीज पाली हुई हैं, मैंने इतने ड्रामास पाले हुए हैं। तो अगर मैं पढ़ाई को सारा टाइम दे दूंगा तो इनका ख्याल कौन रखेगा, ये तो सारी चीजें लवारिस हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बी कहेगा, ए मेरी बात सुनो जरा, मुझे बताओ पेपर को पास करने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। बी कहेगा, भाई 50% चाहिए होता है पेपर पास करने का। तो बी कहेगा देखो ए 50% चाहिए पेपर पास करने के लिए, और चेक करो
मैं तो 65% पर हूँ, इसका मतलब मैं तो पासिंग से बहुत आगे हूँ। और मुझे तो ये तुम्हारी बात से ये लग रहा है कि 50% तो पासिंग मार्क्स चाहिए, मैं तो 65% ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ। अब की बार मैं कुछ ऐसा करूँगा, अपनी एडजस्टमेंट करूँगा 55% टू 60% के दरमियान। मैं तो अभी भी कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और कम कर लूँ और कम पढ़ लूँ, ताकि मेरी कोई एडजस्टमेंट 55% टू 60% हो जाए। ठीक है, तो बी ने कहा भाई मैं तो पहले बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे 90% नहीं चाहिए, मेरे और बड़े मामला। अब देखें, हालांकि ए एक अच्छी बात बता रहा था, बट बी ने ए की बात नहीं मानी। इस केस में हालांकि बी इंप्रूव कर सकता है, ऐसा मतलब नहीं है कि बी 90% तक नहीं जा सकता, लेकिन चेक करें उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी सोच क्या है, वो अपने आप को इंप्रूव करना ही नहीं चाह रहा। यही एक्स इनएफिशिएंसी है। हालांकि मोनोपोलीज के पास ऑप्शन है, उसके में पोटेंशियल है कि वो लोवेस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, पर वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, अगर हायर कॉस्ट आ रही है तो मैं प्राइसेस इंक्रीज कर दूंगा। तो दिस इज द मोनोपोलीज एक्स इनएफिशिएंसी। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा हो गया मोनोपोलीज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला ओलिगोपोली का होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।